तुलसी के पत्ते को चबाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुलसी में मरकरी यानी कि पारा होता है जो हमारे लिए पॉइजनस होता है। क्या बिना जिम गए आप फिट दिखना और रहना चाहते हैं? इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पर कैसे? देखो, स्त्री के टाइम ये बहुत जरूरी है भाई, लड़का चाहिए इंडिया के अंदर में। गाय के दूध से बनी चाय के साथ नमक मिलाना, इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको मौत के मुंह से बचा नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखी है। क्योंकि सर भाई हम दोनों सेम काम किया करते थे, नीट वालों को पढ़ाते थे और हम दोनों दो रास्ते की तरफ गए हैं। सर सूडो साइंस वाले रास्ते की तरफ गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस कम्युनिकेशन वाले रास्ते की तरफ जाऊँ, क्योंकि हम दोनों ही नीट के लिए पढ़ाया करते थे। सर भी वेदांतों में तो पढ़ाया, मैं भी वेदांतों में पढ़ाया हूँ। और बहरहाल देखेंगे क्या एक्चुअल में कुछ साइंस एग्जिस्ट करती भी है या फिर सब कुछ ही खत्म हो चुका है। इस सीरीज का नाम A1 रखते, सर A2 है तो A1 इस सीरीज का नाम रखेंगे। आज पहला दिन है, शुरुआत करते हैं। मैं आपको असली साइंस से मिलाने की कोशिश करूंगा। चाय के साथ समोसा खाना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। भारत में सबसे आम और सबसे बेकार फूड कॉम्बिनेशंस में से एक है गाय के दूध से बनी चाय के साथ नमक मिलाना। इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। जैसे चाय के साथ समोसा या कोई नमकीन नाश्ता लेना। जब दूध में नमक मिलाया जाता है तो ये दूध के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर वो भाई बंदा केमिस्ट्री पढ़ाता था, दूध के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के Na+Cl- पानी में बस इधर उधर बस बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि Na+ दूध के मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहा है। ओके, उसे फाड़ने का कारण बनता है। दूध में नमकीन चाय पी जाती है, कश्मीर में नमकीन चाय पी जाती है, वो फटा हुआ दूध नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर को पता होगा कि भाई कोई भी एसिड जो कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन की जो शेप है उसको अल्टर कर दे, वो हीट की वजह से हो सकता है, वो आपका एसिड की वजह से हो सकता है। तो हम विनेगर और नींबू वगैरह से फाड़ते हैं दूध को और उसमें एसिड है, मतलब कि मेरे पेट में एसिड है, मतलब कि बच्चे को कभी दूध पीने के बाद उल्टी करते देखा है, वो मतलब फटा हुआ दूध निकालता है ना, तो एसिड में ऑलरेडी गारंटी है कि दूध पिएंगे तो वो फटेगा ही फटेगा। तो इसके अलावा नमक का पाचन के बाद का प्रभाव खारा होता है, जबकि दूध के पाचन के बाद का प्रभाव मीठा होता है। इसका कोई मतलब पता नहीं क्या है, मतलब कि क्या मतलब प्रभाव व्हाट डू यू मीन बाय प्रभाव? जब मॉलिक्यूल, जिस व्यक्ति ने मॉलिक्यूल शब्द इस्तेमाल कर लिया, उस व्यक्ति से कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती कि भाई अब उसको ये प्रभाव की दुनिया वो खेलेगा। मैंने दूध पिया है, दूध के अंदर में लैक्टोज है, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके के वाइटामिन हैं, कौन किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा वी नो इट। और आई डोंट थिंक कि सर आराम से खाते होंगे, आई कैन गारंटी यू। मतलब ऐसा इज इट इवन पॉसिबल? क्योंकि दूध तो ऑलरेडी मीठा है ही। तो उसके साथ तो तुम खाने के साथ भी दही नहीं खा सकते, क्योंकि जो लैक्टोज है वो दूध में भी है, जो लैक्टोज है वो दही में भी है, और दही के अंदर में भी लोग दही के ऊपर चढ़ जाते हैं। दही में नमक नहीं डालना, दही में चीनी डालना है, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे वो। बट आई होप आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पत्ते को चबाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुलसी में मरकरी यानी कि पारा होता है जो हमारे लिए पॉइजनस होता है। नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले सर से जाकर के क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी रिएक्शन है ऐसी जिसके लिए मरकरी के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसी भी प्लांट को, नॉट इवन तुलसी। ठीक है, तो तुलसी में हैवी मेटल्स तभी मिल सकते हैं जब जमीन के अंदर में हो और वो एब्जॉर्ब कर ले, तो उस केस के अंदर में जमीन ही में वो हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए थे जो कि खाने में आए, और वो किसी में भी आ जाएंगे। दूसरा, सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कह रहे हैं कि अगर चबाओगे तो मरकरी, जबकि क्या है, एलिमेंट है, मतलब एक लिटरली एटम की बात हो रही है। कह रहे हैं कि चबाओगे तो शरीर को मिलेगा एटम, चबाओगे नहीं तो शरीर को एटम नहीं मिलेगा। मुंह में रखते ही वो एटम तुम्हारा हो गया है, वो तुम चबाओ न चबाओ, खाओ न खाओ, वो हो गया, पहुंच गया तुम्हारे शरीर के अंदर में। तुलसी के पत्ते को चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते को या तो गंगा जल में या चरणामृत में या पंचामृत में डालकर पिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में उसको डाइल्यूट किया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको आयुर्वेद में एक तरीके से प्रोसेस करके फिर उसके अर्क को पिया जाता है, चबाया नहीं जाता है।
इसलिए बी केयरफुल। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से हो कि अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सबसे चमत्कारिक दवा का किताब अगर मुझे किसी को देना हो ना तो वो होगी धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि यदि कोई शरीर का अंग इतना सड़ जाए कि उसे काटने की नौबत आ जाए, उस स्थिति में इसका जेल लगातार 3 महीने तक उस अंग पर लगाने से लाभ होता है। सर ही वीडियो बना रहे थे जब क्या नाम है WHO वालों के रिसर्च विंग वालों ने बोला था कि भाई एस्पार्टेम में एस्पार्टेम जो है वो 2B कैटेगरी के अंदर में रखा गया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसकी जो कैंसर कॉज करने की जो संभावना है वो एग्जिस्ट करती है। और जानवरों के अंदर में देखा गया, इंसानों के अंदर में प्रूवन नहीं है, और इंसानों के अंदर में प्रूव करना है तो बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा तब जाकर के होगा। ये सच्चाई है। सर ने तो डायरेक्ट ये बोल दिया था कि भैया ये कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करो क्योंकि इससे हो जाएगा तुम्हें कैंसर। और उसी ही सेम कैटेगरी के अंदर में आपके एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी रखा हुआ है। तो अब ये देख लीजिए, क्योंकि वो आपके सो कॉल्ड रेगुलर वीडियोस का पार्ट रहता है, एलोवेरा आयुर्वेदा का पार्ट रहता है, इसलिए वो अच्छा है ना। लेकिन एस्पार्टेम वो बेकार है, जबकि दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में है, 2B कैटेगरी। भाई ये खतरनाक है। अगर आपके अंदर जाने वाली सांस एकदम ठंडी है और बाहर आने वाली सांस इतनी गर्म है कि आग की तरह आपको लगे, तो ये पेट की चर्बी आती कहाँ से है? क्या ये हमारे खाने से आती है? नहीं। तो चलो आज इसका राज खोलते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पेट की चर्बी खाने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कहां से आती है? स्ट्रेस से। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो लंबे समय से डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हैं। अगर आप उन्हें स्कैन में डालेंगे ना तो आपको दिखेगा कि वो खा नहीं रहे हैं, उनका वजन घट रहा है। क्या स्ट्रेस का प्रभाव हो सकता है बॉडी के ऊपर? यस, होता है, और दोनों डायरेक्शन में जा सकता है बंदा। स्ट्रेस ईटिंग में भी जाता है, और स्ट्रेस नॉट ईटिंग और डिप्रेशन और एडिक्शन, अलग अलग सब्सटेंस अब्यूज भी करने लगता है। सर तो यहाँ पर वो कर रहे हैं, मतलब मैं आई कैन गारंटी यू कि सर ने 10वीं क्लास को पढ़ाया हुआ है, और 10वीं क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि भाई आप अगर वो खा नहीं रहे हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से वो वेट लूज हो ही जाएगा उनका, वो पतले हो ही जाएंगे। तो क्या स्ट्रेस की वजह से मोटापा आ सकता है? यस। लेकिन क्या स्ट्रेस की वजह से बंदा एनोरेक्सिक और पगला करके बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हो सकता है? यस, दैट टू इज ऑल्सो पॉसिबल। तो स्ट्रेस अलग अलग कंडीशन को स्टिमुलेट कर सकता है। स्ट्रेस रेफरेंस डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की, उनकी लेक्चर सीरीज, उनकी किताबें वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर, स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्योंकि हम पहले ये बोलते थे स्ट्रेस से होता है, जो अल्सर होता है पेट के अंदर में जो छाले पड़ते हैं वो स्ट्रेस से पड़ते हैं। फिर बाद में पता चला नहीं, एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायलराई, जो कि अपने आसपास एक बेसिक कवरिंग बना लेता है और एसिड वाले माहौल में नीचे जाता है, और पेट की जो सेल की लेयर है वहाँ पे जाकर के इन्फेक्शन कर सकता है, और आपको पेट के अंदर में अल्सर हो सकते हैं। सर जबकि एसिड बेसिक पढ़ाते थे तो लेकिन फिर उसके थर्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन की नहीं भाई, मतलब कि स्ट्रेस से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम नीचे जा सकता है, और इससे संभावना बढ़ सकती है कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया आप पे ज्यादा अच्छे तरीके से अटैक कर पाए। उनकी त्वचा के नीचे की चर्बी भी कम हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसरल फैट यानी कि पेट, वो लिखा हुआ है विसरल फैट, और होता भी विसरल फैट ही है, लेकिन क्योंकि उन्हें दिन के अंदर में शायद 3 रील डालनी होती हैं तो वो बस पढ़ते हैं जो लिखा होता है और वो पढ़ करके डाल देते हैं, उनको नहीं पता होता है। दोनों का एक हल्का सा कोरिलेशन है। अगर आप ओवरऑल फैट बढ़ ही रहा है बॉडी के अंदर में तो विसरल फैट भी बढ़ता है, और सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ता है, स्किन के नीचे वाला फैट भी बढ़ता है। लेकिन इनके भी अलग अलग 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है इनके भी अवेलेबल हैं अलग अलग सिचुएशन में। कंटेक्स्ट, बस इतनी सी बात है कि क्या बिना जिम गए आप फिट दिखना और रहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। क्या बिना जिम गए आप फिट दिखना और रहना चाहते हैं? तो अनार खाओ भाई। अगर आप अनार खाते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे आपकी आंत की बैक्टीरिया यूरोलिथिन ए में बदल देती है। यूरोलिथिन ए
शायद आपने इससे पहले तक इस कंपाउंड का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपाउंड वाकई अद्भुत है। इस पर लाखों रिसर्च हो चुकी है और ये अनार से बनने वाला एक शक्तिशाली कंपाउंड है जिसे आपकी आंत की बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करती है। रिसर्च में पाया गया है कि ये बिना एक्सरसाइज किए ही आपकी फिटनेस लेवल को बढ़ा सकता है। व्हाट डू मीन बाय फिटनेस लेवल? डोला बनाने को बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की होगी नहीं, क्योंकि सर मैं कम से कम नहीं तो हज़ारों रुपए वाले जिम में जाते हैं और वो डेली फ़ोटो पोस्ट कर रहे होते हैं। ये तो है नहीं कि कल कोई अपनी अनार खाने वाली फ़ोटो डालने लगेंगे और जिम छोड़ देंगे। केवल और केवल वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए रील बनानी है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसको सच भी मान लेते हैं। पहला जो बहुत सारे तरीके हैं इसको डिस्कस करने के, जो पॉइंट आज मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ इस रील के ज़रिए, वो ये रहेगा कि मॉलिक्यूल्स अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ों में मिलते हैं। आलू में भी बहुत विटामिन है ना? और इसके अंदर में भी, अनार के अंदर में बहुत विटामिन है। और ये तो मैं यूरोलिथिन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। वो है कितना? वो चाहिए कितना? एक बंदे को एक मॉलिक्यूल डाल दूँ मैं उसके अंदर में, भाई साहब हम दे रहे हैं लोगों को सोना और करके, और कोई आपको जो सोने के वरख जितना होता है इतना सा सोना आपके हथेली पे रख दे। आप बोलेंगे कि अरे हमने तो वादा किया था ना आपको सोना देंगे, ये रहा सोना। हम तो झूठ नहीं बोले थे, हम तो सच बोले थे, आपको तो सोना दे दिया, देखिए सोना आ गया आपके पास। क्या करूँ मैं उस सोने का? उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है? मेरे शरीर को कितने की ज़रूरत मिलेगी? उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है? ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है? आज के बाद जब भी किसी चीज़ पे डिस्कशन हो, तो अगर कोई बंदा बोले कि इसके अंदर में फलाँ चीज़ है जो कि तुम्हारे साथ ये अच्छा कर देगी, मान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमेशा से ये पूछिएगा कि इंसान के 70 किलो के वजन के बंदे के लिए ये चीज़ कितनी मात्रा में प्रतिदिन कंज्यूम करनी पड़ेगी? ये अगला क्वेश्चन हमेशा से याद रखिएगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको मौत के मुंह से बचा नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखी है। शास्त्र कहते हैं, हुंकारो शीतलो यस्य फुत्कारो वहवी सनिभः महावैद्यो भवद्यस्य तस्य मृत्युर्भवे ध्रुवम। इस रील के जरिए जो हम बात सीख सकते हैं वो ये कि भाई वो संस्कृत है, भाषा है, किसी बंदे ने बस लिखी है। मतलब इट इज़ एज गुड एज कि आज से 1000 साल के बाद में जाकर के भाषा बिल्कुल बदल जाए, कोई अलग भाषा चल रही है भारत के कॉन्टिनेंट के अंदर में, किसी को संस्कृत का मालूम भी नहीं है, लोगों को बस हिंदी का मालूम है। और उस वक्त की हमारे इस समय की कुछ जो किताबें हैं वो बच गई हैं। अब उस टाइम के लोग अपनी भाषा में रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या नाम है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेर लिखा हुआ है, कुछ भी है, गालिब का शेर लिखा हुआ है, बोले कि ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए मानना चाहिए। वो भाषा ही तो है, वो केवल एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। हम कैसे इस बात पे आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं कि क्योंकि संस्कृत में लिखा है, क्योंकि श्लोक की भावना उसमें लिखा है, उसमें कपलेट में लिखा है, ये सत्य है, ये प्रमाण है इस चीज़ के होने का। वो प्रमाण नहीं है, वो बस इन्फॉर्मेशन है, बस लिखी हुई है। और दूसरी बात, इट्स एन ऑब्जर्वेशन ना, कि हो सकता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हो, तो भाई हमारे पूरे के पूरे जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये एग्जिस्ट इसलिए करता है, नाक क्यों लाल हो जाती है सर्दियों के अंदर में? क्योंकि काम है इसका कि अब जो बाहर से एयर आ रही है उसको मॉइस्ट करना है और उसका तापमान को बॉडी के तापमान पर लेकर के आना है, इसका काम है। और जब एयर अंदर जाती है और जब बाहर आएगी तो ऑब्वियस है कि वो कंपैरेटिवली थोड़ी गर्म होगी अगर ठंडा माहौल चल रहा है तो। क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा है किसी बंदे का टेम्परेचर, तो शायद वो इसके ज़रिए, कोई जिसने भी बंदे ने लिखा होगा, नॉर्मल बात लिखी होगी कि भाई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, इस बंदे की वो संभावना थोड़ी कम लग रही है। और वो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ, कि जी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पर कैसे? देखो स्त्री के टाइम ये बहुत जरूरी है भाई, लड़का चाहिए इंडिया के अंदर में। बोलते नहीं है लोग, लोगों की खुशी के आलम से आप पता लगा सकते हैं कि इस घर में लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। इस 2024 की बात कर रहा हूँ। चलो करवाओ भैया, लड़का करवाओ। माने के 5वें दिन यदि आप इंटरकोर्स करते हैं और उस समय स्त्री की ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी अगर चल रही हो, यानी कि लड़की बाएं नाक से अगर सांस ले रही हो और पुरुष दाएं नाक से सांस ले रहा हो, यानी कि पुरुष की सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो, तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी शास्त्रों में लिखा है। बस हम थोड़ी कह रहे हैं कुछ। तब सब लिखा हुआ है बस केवल और केवल शास्त्रों के अंदर में।
अ, वो बॉडी के अंदर में स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्या करूँ मैं? जॉब छोड़ दूँ फिर? मतलब सर ने पढ़ाया हुआ है बच्चों को कि जब लोगों को अभी कितने साल हुए, 200-300 साल नहीं हुए हमको मालूम करे हुए चीज़ों को, और स्पर्म वगैरह को लेकर के। क्रोमोसोम को पता करे हुए 100-150 साल भी नहीं हुए होंगे। तो उससे पहले के लोग कुछ तो आइडिया लगाएँगे, कुछ तो हाइपोथेसिस देंगे कि आखिर किस चीज़ पे डिपेंड करता है लड़का होना या लड़की होना। और उसको उठा करके आज के समय में इस तरीके से बेचना कि ये तो जादू है, हम बताते हैं, हम गारंटी देते हैं तुमको कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ये साँस के बेसिस पे डिसाइड हो सकता है। और ये केवल और केवल एक इरेक्टाइल, मेरे जैसे पीनस होता है ना, वैसे नाक के अंदर में इरेक्टाइल टिश्यू होता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। कभी एक चलता है, कभी दूसरा चलता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारा जो सिस्टम है वो काम कर पाता है इसकी वजह से। दैट्स इट। उसको पता नहीं किस लेवल पे, और यहाँ तक कि अब इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो ना कि वो इरेक्टाइल टिश्यू है और आप केवल और केवल गर्दन, अगर जो भी नाक है, जो भी नॉस्ट्रिल है ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे वाले ग्रेविटी की वजह से ये वाला खुल जाएगा, ऊपर की तरफ वाला जो है वो खुल जाएगा। इससे भी नहीं लोगों को चमकता है कि यार इतना आसान है वो जो सांस को जो चेंज करना। अरे हर कुछ कुछ मिनट के बाद में खुद ही रीशफलिंग होती रहती, चलती रहती है इसकी। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं।